Assalamu alaikum dear students, myself Dr. Saida Noin and I am back with the new topics of current electricity today. I hope that you are in your good of your health and you have enjoyed your Eid holidays. Now get back to your studies. आपने पिछली जो टॉपिक्स जितने मैंने पढ़ाए हैं वो भी अच्छे से रिवाइज करने हैं और मैंने इसलिए कल रिवीजन आपको लेक्चर दिया ताकि आपको जितना भी हमने प्रीवियस ओहम लॉ के बारे में या कोई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस या करंट के बारे में या रेजिस्टेंस के बारे में जो भी आपकी परेशानियां हैं एक दफ़ा उनको आप ख़त्म कर लें, रिमूव कर लें और रिकॉल कर लें कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। और लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो रियोस्टेट था, आपको पता है। और रियोस्टेट में हमने कहा था कि रेजिस्टेंस किस तरह से वेरी कर सकती है, यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में हमने देखा। और ना सिर्फ रेजिस्टेंस वेरी कर सकती है विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, बल्कि हमने पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट भी उसकी देखी थी कि वो जो रियोस्टेट है वो एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी यूज़ होता है। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और उसमें सबसे पहले जो है वो हम पढ़ेंगे थर्मिस्टर्स। व्हाट आर थर्मिस्टर्स? ये अच्छा, ये जो थर्मिस्टर्स है ये एक नोट के तौर पे आता है। जैसे रियोस्टेट एक नोट था, तो जो भी शॉर्ट नोट्स होते हैं आपके उनमें से डेफिनेशन भी आ सकती है या वो एज अ शॉर्ट नोट के तौर पे भी आ सकता है। तो जितने शॉर्ट नोट्स होते हैं आपके जिनमें डेरिवेशन नहीं होती, ठीक है, उनको हम शॉर्ट नोट्स कहते हैं। अब वो जो नोट्स होते हैं उनमें डेरिवेशन तो नहीं होती, तो आपने उसको किस तरह से करना होता है, उसकी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और उसकी एप्लीकेशंस जो भी हो सकती हैं, जो भी पॉसिबल एप्लीकेशंस। तो इन 3 हेडिंग्स के अंदर जितने भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं आपने उनको अटैम्प्ट करना होता है। हेडिंग्स के बगैर याद रखें कि कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करें, क्योंकि आपने अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो आप इस तरह पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिख सकते, आपने उसकी हेडिंग्स बना के लिखना है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स की 3 हेडिंग्स आपने लाजमी लिखनी होती हैं। कौन सी? उसकी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन एंड एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ थर्मिस्टर्स? अ थर्मिस्टर इज़ अ हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। ठीक है, यानी हीट से सेंसिटिव रेजिस्टर है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं तो फिर वो उस हिसाब से उसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती है। ये मतलब है कि वो हीट से, हीट कहाँ से आती है, हीट किसकी वजह से आती है? टेम्परेचर की वजह से। इसका मतलब है कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने से इस थर्मिस्टर में जो रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है। ये मतलब है इसका। ठीक है, अब आ जाए एक्सप्लेनेशन की तरफ। अब ये जो मैंने बात आपको समझाई है, देखते हैं कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द थर्मिस्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी अल्फा आपने पढ़ा था ना। तो बहुत सारे थर्मिस्टर्स उन्होंने कहा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ सच थर्मिस्टर्स डिक्रीजेज व्हेन देयर टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अगर आपको याद हो, मैंने कल भी ये बात बताई थी रिवीजन टॉपिक में भी, उससे पहले भी मैंने आपको बताई थी कि दो तरह के मोस्टली आप 2 मटेरियल्स के साथ डील करते हैं ना करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अब आजकल जो मॉडर्न एज है उसमें हम सेमीकंडक्टर्स के साथ डील कर रहे हैं। उससे पहले जिसमें आप एलईडी बल्ब्स यूज़ कर रहे हैं, एलईडी लाइट्स यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ आप, ये जो आपकी एलईडीज़ हैं, टीवी की बजाय अब आप एलईडीज़ यूज़ करते हो। हर एक के अंदर जो लाइट इमिटिंग डायोड्स हैं विच आर द सेमीकंडक्टर्स, हम उनका इस्तेमाल करना अब ज़्यादा अच्छा समझते हैं। हमारे घरों में भी हम एलईडी बल्ब्स यूज़ करते हैं रेदर देन अ टंगस्टन फिलामेंट बल्ब जो कि एक कंडक्टर होता था। और उन दोनों में फ़र्क क्या है? उन दोनों में बेसिक फ़र्क यही था कि सेमीकंडक्टर का जो है रेजिस्टेंस वो डिक्रीज़ होता है विद द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, जबकि कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता था विद द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। ये बेसिक फ़र्क। और आपको पता है कि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। दैट्स वाई हम सेमीकंडक्टर्स को ज़्यादा अच्छा समझते हैं, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है टेम्परेचर के साथ साथ। जबकि कंडक्टर्स को अब हम इतना ज़्यादा क्योंकि वो पावर कंजप्शन हमारी ज़्यादा हो जाती थी ना, वो करंट कम फ्लो कराता था, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस आस्ता आस्ता, जैसे आप उसको ऑन करते थे तो आस्ता आस्ता उसकी रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जब बल्ब गर्म होता था तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होती जाती थी। इसलिए अब हम कंडक्टर्स को प्रेफर नहीं करते। इन्होंने भी कहा है कि जो मोस्ट ऑफ द थर्मिस्टर्स हैं उनकी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस की, यानी ये वो हैं जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किनका है? जिनका रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रहा है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। और वो कौन है?
वो है सेमीकंडक्टर। सो ज़्यादातर थर्मिस्टर्स जो हैं वो आपके सेमीकंडक्टर्स के बने हुए हैं, मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, यानी आपके मोस्टली जो थर्मिस्टर्स हैं वो सेमीकंडक्टर्स के बने हुए हैं। थर्मिस्टर्स विद पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आर आल्सो अवेलेबल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंडक्टर्स के बने हुए, यानी वो थर्मिस्टर्स पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्या मतलब है, जिनका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, यानी जिनका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वो थर्मिस्टर्स हैं। पॉजिटिव का मतलब कि दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और उसके टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है। नेगेटिव का क्या मतलब होता है कि एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, कौन इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, कि एक चीज़ इंक्रीज करेगी और दूसरी डिक्रीज करेगी, वो सेमीकंडक्टर्स में होता है। पॉजिटिव में क्या टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब है कि दोनों चीज़ें इंक्रीज करी हैं, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है। और ये कौन है, ये किसकी वजह से होता है, ये कंडक्टर्स में होता है। सो सम ज़्यादातर बने हुए हैं थर्मिस्टर्स आपके सेमीकंडक्टर्स के, लेकिन कुछ थर्मिस्टर्स जो कि कंडक्टर्स के बने हैं वो भी अवेलेबल हैं आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखें। थर्मिस्टर्स आर मेड बाय हीटिंग अंडर हाई प्रेशर सेमीकंडक्टर सिरेमिक। सिरेमिक उसको कहते हैं जो अलॉय होता है, वो जो आपके जैसे चीनी के वो जिनको हम बर्तन कहते हैं वो सिरेमिक के बने होते हैं ना, तो वो उन सेमीकंडक्टर सिरेमिक्स से बने होते हैं। और ये ज़्यादातर अलॉय होते हैं। अलॉय किसको कहते हैं, जो मिक्सचर्स होते हैं ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स। ज़्यादातर जो मिक्सचर से दो चार चीज़ों को मिला के जो चीज़ बनती है ना, वो फिर एक अलॉय बन जाती है। यानी ये बने हुए हैं मेड अप ऑफ फ्रॉम द मिक्सचर्स ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड्स के मिक्सचर से बने हैं। किस किस के मेटालिक ऑक्साइड्स, मैंगनीज के, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा, यानी इसके अलावा और भी मटेरियल्स को आप मिला सकते हैं। तो ज़्यादातर मेटालिक ऑक्साइड्स मिलाने हैं आपने। मेटालिक ऑक्साइड ज़्यादातर मैंगनीज, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन एक्सेट्रा, इन चीज़ों के मेटालिक ऑक्साइड्स को मिला के आप एक सेमीकंडक्टर सिरेमिक मटेरियल है जिसको आप हीट करते हैं अंडर हाई प्रेशर, उनसे जो है वो थर्मिस्टर बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दीज आर प्रेस्ड इन टू डिजायर्ड, और फिर आप उनको जिस तरह की मर्जी शेप दे लें। प्रेस करते, बेक करते हैं ना आप उन्हें एट हाई टेम्परेचर के अंदर। जब आप उन्हें बेकिंग करेंगे तो आप उन्हें जिस तरह की मर्जी शेप जो है प्रेस करके दे सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ये स्फेयर शेप है, ये आपकी रिंग शेप है, ठीक है ना, और या हुप शेप आप कह सकते हैं, और ये आपको सिलेंड्रिकल शेप का नज़र आ रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर्स जो हैं वो आर शोन इन दिस फिगर, ये आपको नज़र आ रहे हैं। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ बीड्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा आप बीड शेप के भी कर सकते हैं, रॉड्स या वॉशर शेप के भी थर्मिस्टर जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, लंबे लंबे थर्मिस्टर्स उस शेप के, तो जिस तरह की मर्जी शेप के थर्मिस्टर्स जैसे भी आपको रिक्वायर्ड हैं, आप अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर जो है उनको आप बेक करके बना सकते हैं। सेमीकंडक्टर सिरेमिक जो कि मिक्सचर इन डिफरेंट मेटालिक ऑक्साइड्स का है, इनको मिला के। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के अंदर आप डिफरेंट शेप्स ऑफ थर्मिस्टर्स जो हैं वो बना सकते हैं। उसके बाद थर्मिस्टर्स विद हाई नेगेटिव टेम्परेचर, ये मैंने लिख दिया माइनस अल्फ़ा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फ़ा को कहते थे ना, तो हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब है माइनस अल्फ़ा जिनका होता है, जो कि हम कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स का है, आर वेरी एक्यूरेट फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर स्पेशली नियर 10 केल्विन। ज़्यादातर लो टेम्परेचर के ऊपर ये काम करते हैं, यानी इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करते, तकरीबन 10 केल्विन तक इनका टेम्परेचर रहता है। और वो 10 केल्विन टेम्परेचर जो इस सेमीकंडक्टर्स के लिए होता है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर अगर आप लो रख रहे हैं सो रेजिस्टेंस शुड बी हाई। मैंने आपको कहा था एक वक्त में एक चीज़ अगर कम होगी तो दूसरी चीज़ ज़्यादा होगी। नेगेटिव का मतलब ये होता है। सो नेगेटिव का मतलब है कि जो आपका टेम्परेचर अगर आप उसको लो रखते हैं, ज़्यादातर अगर उनका एक्यूरेट मेजरमेंट आपने करनी है ना, तो आपको टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा, तकरीबन 10 केल्विन। और अगर आप टेम्परेचर लो रखेंगे तो रेजिस्टेंस कैसी होगी, हाई हो जाएगी सेमीकंडक्टर्स के लिए। सो द हायर रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर इनेबल्स मोर एक्यूरेट मेजरमेंट पॉसिबल। अब ये किसकी एक्यूरेट मेजरमेंट आपको कह रहे हैं कि जो पॉसिबल है लो टेम्परेचर और हायर रेजिस्टेंस और एट लो टेम्परेचर। आपको पता है जब रेजिस्टेंस हाई हो जाती है तो करंट की वैल्यू लो हो जाती है, और जब करंट लो होता है तो क्या होता है जी, किसकी फिर ये मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, ये करंट की मेजरमेंट तो पॉइस से नहीं हो सकती ना फिर, क्योंकि करंट तो डिक्रीज हो जाएगा। तो किसकी मेजरमेंट की बात करें, ये बात करें हैं पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट की जी, कि हायर रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर जो है वो इनेबल करता है मोर एक्यूरेट मेजरमेंट पॉसिबल। किसकी एक्यूरेट मेजरमेंट पॉसिबल होगी, ऑफ
पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी। तो मोर आप इसके आगे बेशक ऐड कर सकते हैं, मोर एक्यूरेट मेजरमेंट पॉसिबल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस की मोर एक्यूरेट मेजरमेंट जो है ये कर सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई हो गई है लो टेम्परेचर 10 केल्विन के ऊपर इस सेमीकंडक्टर्स की, तो फिर आप उसकी पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे से मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज थर्मिस्टर्स, नेगेटिव अल्फा के जो थर्मिस्टर्स हैं उनसे। अब आगे उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। द थर्मिस्टर्स हैव वाइड एप्लीकेशंस एज टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पे हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर को सेंस कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है, दैट इज़ दे कन्वर्ट चेंजेस ऑफ टेम्परेचर इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। हाँ जी, ये टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं, जो भी चेंज इन टेम्परेचर आएगा उसे, जो मैंने आपको वोल्टेज किसको कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को। मैंने आपको कहा ना किसकी एक्यूरेट मेजरमेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इसका मतलब है कि ये आपकी चेंजेस ऑफ टेम्परेचर को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में, या जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं उसमें, विच इज़ ड्यूली प्रोसेस्ड। ड्यूली प्रोसेस्ड का मतलब है हाई टेम्परेचर, जो आपने उसको हाई प्रेशर के अंदर बनाया है और टेम्परेचर देके उसको बनाया है, तो अगर टेम्परेचर लो भी देंगे तो भी अगर आपने उसे हाई प्रेशर के अंदर प्रोसेस किया है, पूरा बेकिंग की है उसकी, तो वो फिर जो आपका थर्मिस्टर बनता है उसकी ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस हैं उसकी चेंजेस ऑफ टेम्परेचर को वो कन्वर्ट करा देता है इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस में। ये उसकी बेसिक एप्लीकेशंस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप जो मैंने आपको ये समझाया है थर्मिस्टर्स के बारे में, इसके शॉर्ट नोट के बारे में, आप इसकी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, एप्लीकेशंस, इस तरह से इसको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं क्या बात लिखी है। अ 0 ओहम रजिस्टर इज इंडिकेटेड बाय अ सिंगल ब्लैक कलर बैंड अराउंड द बॉडी ऑफ द रजिस्टर। आपको पता है, आपने कलर कोड मैंने आपको बताया था। उन्होंने कहा अगर एक 0 ओहम का रजिस्टर हो ना बेसिकली आपके पास, यानी जिसकी कोई समझ लें नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। 0 ओहम रजिस्टर का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही ज़ीरो होगी, रेजिस्टेंस जो है वो नियरली इक्वल टू 0 हो सकती है, और वो उसको आप इंडिकेट करेंगे बाय सिंगल ब्लैक कलर वन, यानी वो इस तरह का रजिस्टर होगा, इस तरह से कि उसके ऊपर सिर्फ एक ब्लैक बैंड होगा उसके ऊपर। अब वो जो सिंगल ब्लैक बैंड है उसके ऊपर, उसका मतलब है वो क्या है, आपका 0 ओहम का रजिस्टर है, जिसको आप सिंगल ब्लैक कलर बैंड से अराउंड द बॉडी ऑफ द रजिस्टर, यानी इस तरह से आप सिंगल बैंड से उसको ब्लैक कलर बैंड से शो कर सकते हैं, जो कि आपका 0 ओहम का रजिस्टर जो है उसको शो करता है। तो ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन में एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने आपको बताई है। वैसे तो आपने पढ़ा था ना कि 4 बैंड्स होते हैं रजिस्टर के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट बैंड उसका एक सिंगल नंबर देता है, फिर सेकंड बैंड भी एक नंबर शो करता है, फिर थर्ड बैंड जो है वो नंबर ऑफ जीरोस देता है, और फोर्थ बैंड जो है वो टॉलरेंस बैंड होता है। ये हमने कलर कोड के उसमें पढ़ा था। लेकिन ये वो रजिस्टर है जिसपे एक ही बैंड होगा ब्लैक कलर का, और वो शो करेगा कि ये 0 ओहम का रजिस्टर है। उसकी रजिस्टेंस कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उसके सिंगल बैंड से आपको पता चल जाएगा, ब्लैक कलर के बैंड से, कि वो 0 ओहम का रजिस्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आ जाए इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेटेड इन रजिस्टर्स। रजिस्टर्स में आप किस तरह से इलेक्ट्रिकल पावर और पावर डेसिपेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल पावर और दोनों में फ़र्क है, पावर डेसिपेशन। इलेक्ट्रिकल पावर जो है ये सप्लाइड पावर है विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी और अ सेल इन अ सर्किट। ठीक है, यानी सर्किट में जो भी आपने सेल या बैटरी लगाई है, अब ये सिंगल सेल है, इसके पास 1.5 वोल्ट है, और वो इसकी ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो विद द हेल्प ऑफ द ईएमएफ, ये मैं इंशाल्लाह आपको कल बताऊंगी कि व्हाट इज़ ईएमएफ। तो ईएमएफ आप समझ लें अभी एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो उसके अंदर स्टोर्ड है, उस सेल की अपनी एनर्जी है जो उसने प्रोवाइड करनी है इलेक्ट्रिकल पावर के लिए। ठीक है, तो वो जो ईएमएफ ऑफ द सेल से जो एनर्जी मिलेगी पर यूनिट टाइम टू योर सर्किट, वो उसकी इलेक्ट्रिकल पावर है, सप्लाइड एनर्जी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल पावर जो कि सप्लाइड पावर है विद द हेल्प ऑफ अ सेल। पावर डेसिपेशन का मतलब है कि अब जब वो सर्किट में वो एनर्जी मिल गई, तो फिर उस पावर ने ज़ाया भी तो होना है ना। जैसे जैसे करंट फ्लो करती है तो कुछ ना कुछ आपकी जो एनर्जी पर यूनिट टाइम है वो वेस्ट भी होती है, और वो उसकी पावर डेसिपेशन कहलाती है। डेसिपेशन का मतलब होता है ज़ाया होना। तो पावर, तो जितनी सप्लाइड एनर्जी, जो पावर सप्लाई होगी, सप्लाइड एनर्जी पर यूनिट टाइम होगी, उसी तरह से पावर डेसिपेट भी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ जाएं, तो जो सप्लाइड एनर्जी होती है ना, यानी एंटर्स इनटू, यानी जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है सेल, वो इक्वल होनी चाहिए टू द एनर्जी डेसिपेटेड।
जो एनर्जी सप्लाई हो रही है दैट शुड बी इक्वल टू द एनर्जी डेसिपेटेड। ठीक है, तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो हम उसके मुताबिक हम ये दोनों देखते हैं अभी बात कि इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो किस तरह से पावर डेसिपेशन को जो है वो शो करती है, क्योंकि ये दोनों एक ही बात है, बस दोनों में फ़र्क क्या है कि ये वो है जो सप्लाइड पावर है और ये पावर डेसिपेटेड वो है जो सर्किट में जब करंट फ्लो की है तो उसकी वजह से वेस्ट हो गई है। सप्लाइड पावर आपको आपका सेल दे रहा है। अच्छा जी, ये देखा था पावर ऑफ द बैटरी अपेयर्स एज द पावर डेसिपेटेड इन द रजिस्टर आर। अब वो पावर कहाँ से डेसिपेट हो रही है? अच्छा, सप्लाई हो रही है ड्यू टू द सेल और डेसिपेट कहाँ से हो रही है? ड्यू टू रेजिस्टेंस। जो रजिस्टर आपने अपने सर्किट में लगाया है उसकी जितनी भी रेजिस्टेंस है, आपको मैंने एक बात बताई थी, मैंने आपको कहा था कल कि रजिस्टर शुरू से, बल्कि ये बात हमने पढ़ी है कि रजिस्टर जो है वो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है आपका, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। हर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आप वो सर्किट देख लें उसमें रजिस्टर ज़रूर होता है, क्योंकि रजिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो करती है। ये याद रखिए कि ये देखें, ये जो करंट फ्लो कर रही है ये रजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो कर रही है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस भी आप मेजर करते हैं वी, वो भी आपके रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इस करंट भी थ्रू द रेजिस्टेंस फ्लो करती है और इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस आप उसकी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से पावर जो डेसिपेट होगी, ज़ाया होगी, वो रेजिस्टेंस की वजह से होगी इन द सर्किट। जितनी अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस आप लगाएंगे उसी तरह उसी लिहाज से उसकी जो पावर है वो भी डेसिपेट हो जाएगी। अच्छा जी, अब इन चीज़ों को ये अब आप देख सकते हैं, ये पूरा आपको ये सारी ये जो है ना ये आपकी कंस्ट्रक्शन दिखाई हुई है इस सर्किट डायग्राम की कि कंसीडर द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ई, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर। ये सारा सीरीज सर्किट है, इसमें कोई भी चीज़ पैरेलल में नहीं लगी क्योंकि सारी एक ही सिंगल पाथवे में लगी हुई है ना, तो ये सीरीज सर्किट आपका लगा हुआ है। तो वो सीरीज में लगी हुई है विद रेजिस्टेंस आर, अ स्टेडी करंट आई, एक कांस्टेंट। स्टेडी करंट किसको कहते हैं? कांस्टेंट स्मॉल करंट जो है वो फ्लो कर रही है और थ्रू द सर्किट एंड अ स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस, और जो उसका कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। स्टेडी करंट और स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए क्योंकि आपका सेल जो है वो सिंगल सेल है ना, जिसके पास 1.5 वोल्ट है अप्रॉक्सीमेटली। तो इस वोल्टेज में जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें चेंज तो नहीं आ सकता ना, तो इसकी वजह से एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस और कांस्टेंट करंट जो है वो फ्लो करेगी थ्रू द सर्किट। एग्जिस्ट बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी, ये हमने दो टर्मिनल बना लिए रेजिस्टेंस के अक्रॉस एंड दैट इज ए एंड बी। The terminal A is connected to the positive pole of the battery, whereas the terminal B is connected to the negative pole of the battery. ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। In this circuit, the battery is continuously lifting the charge uphill through the potential difference V. और ये जो है बैटरी आपको क्या प्रोवाइड कर रही है? चार्ज फ्लो करा रही है इस सर्किट में, और जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा वो करंट को प्रोड्यूस करा रहा है। ठीक है जी, तो जब आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन जब आपका जब कोई काम होता है, आपको पता है ना, तो काम क्या हो रहा है? चार्जेस के ऊपर काम हो रहा है। बैटरी काम करा रही है, चार्जेस के ऊपर काम कर रही है, चार्जेस को फ्लो करा रही है पर यूनिट टाइम, जिसकी वजह से करंट जनरेट हो रही है। तो वर्क कौन कर रहा है? आपकी ये सेल और बैटरी। तो वो जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा? आपको मैंने शुरू में उसकी डेफिनेशन बताई थी कि जब भी आपने सेकेंड ईयर के जितने टॉपिक्स हैं, अब आपका जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, इन सब में जो वर्क डन होती है वो किसके बराबर होती है? चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को इन्होंने वी से शो किया हुआ है, और चार्ज जो है वो स्मॉल चार्ज है चूँकि जो फ्लो कर रहा है इस 1.5 वोल्ट बैटरी की वजह से, तो उसको आप डेल्टा क्यू कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ द एनर्जी। आपको पता है जो वर्क डन होता है बेसिकली वो किसके बराबर होता है? एनर्जी। और ये कौन सी एनर्जी है? ये वो एनर्जी है जो ये सेल प्रोवाइड कर रहा है, तो ये एनर्जी सप्लाइड है। क्या है ये? एनर्जी सप्लाइड बाय सेल और अ बैटरी। जो भी सेल या बैटरी आपने लगाया है उसकी वजह से जो एनर्जी सप्लाई हो रही है वो इस वर्क डन के बराबर है, जो कि बराबर है चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दिस एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, ये उन्होंने बता दिया आपको। अब आज इसकी ये इसकी डेफिनेशन है। बेसिकली आपको सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी चाहिए। मैं आपको प्रेफर करूंगी आप सबसे पहले उसकी लिखेंगी डेफिनेशन। ये डेफिनेशन, द रेट एट विच द बैटरी इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द पावर आउटपुट और इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द बैटरी। ये इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन है। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? द रेट किसको कहते हैं? डिवाइडेड बाय टाइम। यानी ये जो वर्क डन या जो एनर्जी आपने निकाली है, जब आप इसको टाइम के लिहाज से कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे, जैसे आप आम पावर के लिए करते हैं। पावर क्या होता था? आपने पार्ट 1 में पढ़ा होगा ना प्रीवियस क्लास में कि पावर की डेफिनेशन क्या होती है?
वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो ये वही फॉर्मूला हम यूज़ करें ना कि एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। तो द रेट एट विच द बैटरी इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द पावर आउटपुट और इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द बैटरी, उसकी डेफिनेशन आ गई। अब उसकी डेफिनेशन में यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द पावर वी हैव इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम, या आप इसको ये भी कह सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम, क्योंकि एनर्जी और वर्क डन इक्वल होते हैं ना, तो आप इसे वर्क डन पर यूनिट टाइम टेकन भी कह सकते हैं या फिर एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम टेकन। अब अगर आप इसका फॉर्मूला लगाते हैं कि V इंटू डेल्टा, क्योंकि एनर्जी या वर्क डन किसके बराबर है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अब डेल्टा टी स्मॉल टाइम, क्योंकि स्मॉल टाइम में स्मॉल चार्ज फ्लो कर रहा है, तो अगर आप चार्ज ओवर टाइम की बात करें, सो दिस इज करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या चीज़ है आपकी, व्हाट इज दिस, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ये पूरी टर्म आपकी क्या है, ठीक है, ये जो टर्म है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ये आपको शो कर रहा है क्या, दिस इज योर करंट आई, ये आपकी करंट आई है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज द करंट आई, ठीक है। तो ये इसके साथ V रह जाएगा, तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिकल पावर जो है निकाल सकते हैं एज I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, सो इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय I, या V I आप वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, ये वो इलेक्ट्रिकल पावर है जो कि बैटरी ने सप्लाई की है, विच इज़ VI, एंड दिस इज़ द जनरल रिलेशन ऑफ पावर डिलीवर्ड फ्रॉम अ सोर्स, जो सेल ने उसको पावर डिलीवर की है, ऑफ अ करंट I ऑपरेटिंग ऑन अ वोल्टेज V, ठीक है। अब मैंने आपको शुरू में एक हवाला दिया था किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। मैंने आपको कहा था कि द अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टेल्स अस दैट द पावर डेसिपेटेड इन द रजिस्टर वो इक्वल होती है, यानी इनपुट पावर शुड बी इक्वल टू द आउटपुट पावर, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जो आपकी पावर डेसिपेटेड है, जो पावर डिलीवर्ड है, वो इक्वल होनी चाहिए पावर डेसिपेशन के, यानी पावर डिलीवर कौन कर रहा है, सेल, तो सेल जो पावर डिलीवर कर रहा है सप्लाइड बाय द बैटरी, वो इक्वल होनी चाहिए आउटपुट पावर जो कि डेसिपेट हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमारे पास जो पावर डेसिपेटेड है वो किसके बराबर होगी, P इज इक्वल टू VI, क्योंकि वही जो इलेक्ट्रिकल पावर थी, इलेक्ट्रिकल पावर भी VI के इक्वल थी, तो जो पावर डेसिपेट हो रही है वो भी उतनी ही होगी जितनी इनपुट सप्लाइड पावर थी बाय द बैटरी, वो आउटपुट सप्लाई डेसिपेटेड पावर जो है ड्यू टू द रेजिस्टेंस R, वो उसके इक्वल होनी चाहिए। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहता है, एंड सो दिस इज ऑल्सो VI, सो इनपुट पावर शुड बी इक्वल टू द आउटपुट पावर। अब ये तो बात हमने पावर डेसिपेटेड की भी कर ली। अब आप इस फार्मूला में VI में क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ को यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, ये जो V इज इक्वल टू IR आप लगा रहे हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ हमें ये बताता है कि जो है V बराबर होता है किसके, IR के, और यहाँ से आपको मैंने कल भी रिवीजन में भी ये बताया कि ओम्स लॉ से ना सिर्फ आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, बल्कि आप रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं V ओवर I करके, बल्कि आप करंट की वैल्यू भी उधर से कैलकुलेट कर सकते हैं I इज इक्वल टू V ओवर R करके, ठीक है। तो हम अपने इस जर्नल, ये जो पावर डेसिपेटेड का फार्मूला आपने लिखा है P इज इक्वल टू VI, जो कि इक्वल था इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइड पावर के, हम क्या करेंगे, इस जर्नल फार्मूला में एक दफ़ा पहले इसकी वोल्टेज की वैल्यू डालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की, और V की वैल्यू कहाँ से डालनी है, ओम लॉ से। V किसके बराबर है, IR, यहाँ हमने IR डाल दिया इनटू I, सो दिस इज I स्क्वेयर, ये I और ये I मल्टीप्लाई होकर I स्क्वेयर हो जाएंगे इनटू R, सो एक ये फार्मूला बन गया। उसके बाद आप पावर इस तरह पर डेसिपेटेड इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि P इज इक्वल टू VI। अब मैं V की वैल्यू नहीं डालूंगी, अब मैं किसकी वैल्यू डालूंगी, I की क्या वैल्यू है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V ओवर R, तो I की जगह अब आप क्या डालेंगे, V ओवर R, ये V और ये V मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, V स्क्वायर ओवर R, सो दिस इज अनदर फार्मूला। थस वी हैव 3 इक्वेशंस, इस तरह आपको 3 इक्वेशंस मिल जाती हैं फॉर कैलकुलेटिंग द पावर डेसिपेटेड इन अ रजिस्टर। तो पावर डेसिपेटेड के 3 फार्मूलाज आपने कैलकुलेट कर दिए, एक तो P इज इक्वल टू VI जो कि आया था इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइड पावर से इक्वल आके, वो आ गया। दूसरा फार्मूला जो आपने कैलकुलेट किया ओम लॉ लगा के, जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डाली थी, वो आ गया I स्क्वायर R,
और तीसरा फार्मूला आपको कहाँ से मिला है, जब आपने करंट की वैल्यू डाली है बाय यूजिंग ओहम्स लॉ विच इज़ V/R, सो दिस इज़ V²/R। सो दीज आर द 3 बेसिक फार्मूलाज जो आपको इलेक्ट्रिकल पावर डेसिपेटेड किस तरह से हो रही है थ्रू द रेजिस्टेंस R। तीनों में आप जो है, पहले में सिर्फ वोल्टेज और करंट, दूसरे में रेजिस्टेंस और तीसरे में भी रेजिस्टेंस मौजूद है, ठीक है, करंट रेजिस्टेंस। और तीसरा फार्मूला जो है पावर जो है वो कैलकुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस, या जिसको आप वोल्टेज और रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 फार्मूलाज या 3 इक्वेशंस आपको मिल गई हैं टू कैलकुलेट द पावर डेसिपेटेड इन अ रेजिस्टर। इफ़ V इज एक्सप्रेस्ड, आपको पता है V को आप ऐसे यूनिट क्या होती है, वोल्ट्स। V इज एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट्स, करंट इज एक्सप्रेस्ड इन, इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, एम्पेयर्स। सो पावर की आपने क्या पढ़ी थी प्रीवियस क्लास में, वाट्स में, ठीक है। सो पावर जो ऐसा यूनिट है पावर की, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इन वाट्स। आपने इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, ये भी एक शॉर्ट नोट ही है। आप सबसे पहले ये, लेकिन इसमें डेरिवेशन भी है, सबसे पहले आप ये डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, ठीक है, ये जो मैंने मार्क कराई है डेफिनेशन सबसे ऊपर अटैम्प्ट करेंगे। उसके बाद ये जो सारी चीज़ है ये उसकी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन इकट्ठी कर लें आप बेशक दोनों को, दोनों हेडिंग्स को, लेकिन हेडिंग्स देनी ज़रूर है, बगैर हेडिंग्स के आपने नहीं करना, क्योंकि आप उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, या फिर आप दोनों हेडिंग्स को अलग भी कर सकते हैं। ये जो पूरा पॉइंट है यहाँ से कंसीडर से लेके और इस तरह से, लेकिन इधर मैं आपको प्रेफर करूँगी कि दोनों हेडिंग्स इकट्ठी कर लें, क्योंकि बीच बीच में साथ साथ डेरिवेशन भी है ना। तो एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन, एक्सप्लेनेशन में पहले आप सर्किट को एक्सप्लेन करें सारा, साथ ही फिर आपने उसकी डेरिवेशन स्टार्ट कर दी है, ठीक है ना। ये जो है वर्क डन से, और ये सारी डेरिवेशन चल रही है उसकी। और ये जो लास्ट में आपने पॉइंट उसका बताया है थस वी हैव, ये थस से पहले यहाँ से आप इसको कह सकते हैं रिजल्ट, और क्या कह सकते हैं, रिजल्ट ना अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप इसको कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। तो ये 3 बेसिक हेडिंग्स आपने इधर इसकी देनी है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे सबसे ऊपर जो मैंने आपको डेफिनेशन मार्क कराई है, ये आप सबसे ऊपर लिखेंगे। उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन में ये सारा चलेगा, जिसमें आप पहले इसको एक्सप्लेन करें सर्किट को जैसे हमने किया, उसके बाद ये सारा डेरिवेशन में 2-3 स्टेप्स हैं। उसके बाद साथ साथ एक्सप्लेनेशन चल रही है, आपको नजर आ रहा है ना, बीच में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की भी बात हो रही है और सारा कुछ, ये साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी चल रही है, डेरिवेशन भी चल रही है। आखिर में अब आप उसका रिजल्ट और कंक्लूजन ये लिखेंगे कि थस वी हैव 3 इक्वेशंस, ये और ये जो आपने 3 इक्वेशंस निकाली हैं ये आपकी रिजल्ट में आएंगी। और यहाँ ये भी लिखेंगे, रिजल्ट पूरा लिखेंगे कंप्लीट यहाँ तक कि इफ़ V इज एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट्स, करंट इन एम्पेयर, देन द पावर इन वाट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मैंने आपको आज का जो टॉपिक, दोनों टॉपिक्स बताए हैं थर्मिस्टर्स के और ये इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन के, और इनको लिखने का तरीका भी मैंने आपको समझाया है कि आपने इनको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। आई होप आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आपने इसको पहले अंडरस्टैंड करना है, फिर इसकी लर्निंग डेवलप करनी है, और मुझे ज़रूर बताना है अगर कोई मसला हो, परेशानी हो कमेंट सेक्शन में। और जो है आप इसको यू कैन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर माय चैनल, और प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक बटन भी प्रेस किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपने वाकई, आपको अच्छी समझ आ गई है, मैं जो बात समझाना चाह रही हूँ आपने अच्छे से समझ ली है। ठीक है स्टूडेंट्स, और लर्न करें, अंडरस्टैंड करें। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपनी दुआओं में याद रखें, और पढ़ाई भी साथ साथ करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।